नमस्कार, सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा ये जो बजट सीरीज चल रहा है। बजट सीरीज का पहला वीडियो था बजट क्या है इसके उद्देश्य। हालांकि ये 2020 जैक में पूछा गया था 4 नंबर में, और उसके बाद संतुलित बजट, असंतुलित बजट, इसके अलावे बचत का बजट और घाटे का बजट, ये भी 2020 जैक में पूछा गया था। यानी कि लास्ट ईयर ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो जो क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर वो भी आप लोग को बता दें, और साथ ही साथ ये कोरोना के कारण जो सिलेबस में कटौती की गई है तो किन किन चीज़ों को बाहर किया गया है सिलेबस से, वो भी मैं जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें, आप लोग मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें, ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा और इसमें आप लोग को फायदा होगा। मेरा कोशिश है कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जितना भी वीडियो है या जितने भी चैप्टर हैं वो सब बिंदुवार आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, ये भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको बजटीय घाटा दिख रहा है तो इसमें क्या है कि यहां से लेकर यहां तक आप लोग को अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो कोरोना के कारण कटौती की गई है, जो रिड्यूस किया गया है, तो उसमें ये आपको नहीं करना है। समझ गए? इसको आपको छोड़ के चलना है। बजटीय घाटा, बजट डेफिसिट को बाहर कर दिया गया है और इसी में ये रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट है, इसको नहीं देखना है। हालांकि अगर आप डेफिसिट को समझना चाहते हैं तो एक चीज बता देते हैं, जैसे पहले भी बताए थे कि बजट जो बनता है तो उसमें आय होता है और व्यय होता है। ठीक है? इस कंडीशन में यदि आपका व्यय आय से अधिक है तो घाटा होगा, घाटा होगा। अब इसको जिस सेंस में देखें, बजट की बात हो रही है इसलिए बजटीय घाटा है, कोई भी चीज का होगा तो बजटीय घाटा। हालांकि आय को बहुतों जगह आप प्राप्ति के रूप में देखेंगे, यानी कि सीधे लिखेगा ये बजट प्राप्ति और इसको लिखेगा बजट व्यय। ये बजट प्राप्ति है और ये बजट व्यय है। तो एक तरह से बजट जितनी प्राप्त होती है, बजट में जितनी प्राप्ति होती है यानी आय प्राप्त होती है, अगर उससे व्यय ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब घाटा होगा। कौन घाटा? बजटीय घाटा होगा, बजटीय घाटा होगा। आप लिखा हुआ देखेंगे वैसा बजट जिसमें सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट आय से अधिक होती है तो क्या कहलाता है? बजटीय घाटा कहलाता है। अब होता है कि जैसे बजट प्राप्ति जो है ना, इसको आप आगे बताएंगे आपको, यहां पर बजट प्राप्ति के बारे में ये सिलेबस से रिड्यूस नहीं किया गया है तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से इसको छोड़ करके, हालांकि इसको तो देखना भी नहीं है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये आपको नहीं करके चलना है, लेकिन समझना जरूरी होता है। जानिएगा, एक चीज को जानिएगा तो उसके आधार पर आपको दूसरे चीज को जानने में मदद मिलेगी, क्योंकि हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। बीच से थोड़ा सा हटा दिया, लेकिन हो सकता है इसी चीज को बिना समझे आगे आप नहीं समझ पाए। तो एक छोटा सा कड़ी है, इसको देख लेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं बजट प्राप्ति, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं राजस्व जैसे शब्द को देख रहे हैं, राजकोषीय जैसे शब्द को देख रहे हैं, तो इसको समझने के लिए आपको इसमें आना होगा बजट प्राप्ति में, साथ ही साथ बजट व्यय में। तो ये ठीक है, इसको सिलेबस से नहीं हटाया गया है, इसलिए इस चीज को आप लोग को करके भी चलना है। बजट प्राप्ति, अभी हमने क्या बताया कि बजट जो होता है उसमें एक बजट प्राप्ति है, क्या है जी? बजट प्राप्ति है, और एक क्या है? बजट व्यय। ये जो बजट प्राप्ति है जिसको कि आप आय कहते हैं, बजट में जो आय है,
तो यानी जो पैसा सरकार को प्राप्त होती है वो बजट प्राप्ति कहें या बजट आय कहें, और जो खर्च सरकार करती है वो बजट व्यय है। ठीक है, अभी हमको क्या देखना है, बजट प्राप्ति। तो मैंने क्या लिखा है, एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी साधनों से, ये ध्यान दीजिए, सभी साधनों से सरकार के जो आय के जो स्रोत हैं उसकी बात हो रही है। जैसे टैक्स से सरकार को इनकम होगा, या सरकारी जो कंपनी होती है उससे आय प्राप्त होती है, रेलवे हुआ, बीएसएनएल हुआ, कोल इंडिया हुआ, तो ये सब सरकार के आय के क्या है, स्रोत हैं, साधन हैं। तो इन सब के माध्यम से जो आय प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, बजट प्राप्ति कहते हैं। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए बजट प्राप्ति क्या है, बजट रिसिप्ट क्या है, तो एक वित्तीय वर्ष में यानी कि वन फाइनेंशियल ईयर में सरकार को सभी साधनों से जो अनुमानित मौद्रिक आय प्राप्त होती है वो क्या है, बजट प्राप्ति है। यानी टैक्स या जो भी सरकारी कंपनी है, या रेलवे है, या कोल इंडिया, बीएसएनएल, भेल, नालको, हिंडाल्को, ये सब कंपनियां हैं सरकार की। इन सबों के माध्यम से जो भी सरकार को एक साल में आय प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, बजट प्राप्ति कहलाएगी। क्लियर। अब ये जो आय प्राप्त होती है यानी कि जो बजट प्राप्ति है, ये दो प्रकार का होगा, एक राजस्व प्राप्ति, एक पूंजीगत प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। इसके साथ साथ आप इंग्लिश भी देखते जा सकते हैं, इंग्लिश में भी थोड़ी सी बात कर लें। जैसे ये बजट डेफिसिट है तो इसको तो नहीं ही करना है, सिलेबस से ये बाहर कर दिया गया है। और आगे जब देखेंगे तो ये भी डेफिसिट वगैरह में ही आ रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। यानी इन सबों को आपको नहीं करके जाना है, समझने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप करते हैं तो कोई बात नहीं है। ये है बजट रिसिप्ट यानी बजट प्राप्ति। क्या लिखे हैं, बजट रिसिप्ट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट, जो सरकार एक अनुमान लगाती है कि हमको रिसिप्ट प्राप्त होगा, इनकम प्राप्त होगा, फ्रॉम द ऑल सोर्सेस, सभी सोर्स से, यानी टैक्स वगैरह के माध्यम से, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वही क्या कहलाएगा, बजट रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है, दो प्रकार के हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। तो पहले देख लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है। रेवेन्यू रिसिप्ट को ही क्या कर रहे हैं, राजस्व प्राप्ति, और कैपिटल रिसिप्ट को क्या कर रहे हैं, पूंजीगत प्राप्ति। देखिए, कहीं से जो इनकम होता है ना, एक रियल इनकम होता है और एक प्रकार का और इनकम होता है, वो इनकम नहीं कर सकते हैं। मैं इस तरह से बताऊं, जैसे मान लेते हैं कि आपको एक साल में कुछ खर्च हुआ, आप 5 लाख रुपए खर्च किए। कितना किए, 5 लाख खर्च। मैं इधर बताने की कोशिश करता हूं। आपने व्यय किया, कितना किया, 5 लाख किया। अब है ये 5 लाख आपके पास आया होगा कहीं से, तो मान लेते हैं 3 लाख आपका इनकम हुआ। ये क्या हुआ, इनकम हुआ, कितना, 3 लाख। और लेकिन खर्च आप कितना किए, 5 लाख। तो भाई जब इनकम 3 लाख है तो 5 लाख खर्च कैसे हुआ? तो हो सकता है कि 2 लाख का आप लोन ले लिए हो या कहीं से कर्ज ले लिए हो। तो सरकार भी उसी तरह से अगर खर्च करती है, एक्सपेंडिचर सरकार का है, वो एक्सपेंडिचर 5 लाख का है। वो 5 लाख में देखिए सरकार का भी खर्च होगा 2 तरह का। एक खर्च ऐसा होगा ये 5 लाख में कि जो वापस नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं कि 3 लाख रुपये खर्च हो गया ऐसे चीज पर जो वापस नहीं आने वाला है, इससे कोई रिटर्न नहीं सरकार को मिलने वाला है, चला गया, वहां से कुछ आने वाला नहीं है। और 2 लाख जो खर्च किया सरकार वो वापस आने वाला है, इससे रिटर्न्स मिलने वाला है। जैसे ये 3 लाख में क्या रिटर्न्स नहीं हो सकता, जैसे पेंशन सरकार देती है, वृद्धा पेंशन को ले लीजिए। तो जिस वृद्ध आदमी को पेंशन दिया जाता है वो वृद्ध आदमी किसी प्रकार का रिटर्न्स सरकार को देती है, नहीं देती है। लेकिन ये 2 लाख का मान लेते एक नहर खुदवा दिए या सड़क बनवा दिए या फैक्ट्री लगवा दिए, तो ये जो फैक्ट्री लगा है
तो ये सबसे सरकार को फिर किसी न किसी रूप में इनकम हो जाएगा, लेकिन इससे तो इनकम नहीं हुआ। बात समझिए। तो यानी कि सर जो रिसिप्ट होता है वो भी दो प्रकार का होता है। ये वाला जो है इनकम वाला जो रिसिप्ट है, ये वाला, इसको आप कहिएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या कहिएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। इसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहिएगा, यानी कि कौन प्राप्ति? राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति कहिएगा किसको? ये 3 लाख वाले को। लेकिन ये जो 2 लाख जो लोन के रूप में आया है, ये 2 लाख जो लोन के रूप में आया है, इसको आप पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। कौन प्राप्ति कहेंगे? पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। यानी कि ये हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट। तो देखिए ये एक तरह से रियल इनकम हुआ। राजस्व प्राप्ति जो है सरकार का, ये रियल इनकम है। कहां से आया है? ये टैक्स वगैरह के माध्यम से आया। ये इनकम किसके माध्यम से आया? टैक्स के माध्यम से हुआ, या और सरकार की जो कंपनियां वगैरह है उससे इनकम हुआ। तो ये जहां से भी हुआ है उसको लौटाना नहीं है, लेकिन लोन जिससे लिया गया है या डेट जिससे लिया गया है, ठीक है, ये लौटाना पड़ता है। जिसको लौटाना पड़ता है उसी को पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। जहां से लिए हैं लोन, सरकार भी ली है आरबीआई से या किसी और बैंक से या फॉरेन कंट्री से, कहीं से भी लोन ली है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। तो लौटाने वाला जो प्राप्ति है, इनकम है, वो पूंजीगत प्राप्ति है। और जो टैक्स वगैरह के माध्यम से आया है, जिससे भी टैक्स लिया गया हो, धोनी से, कोहली से, किसी भी टैक्स लिया गया हो, सरकार उसको लौटाने वाली नहीं है। तो जिसको लौटाने वाली नहीं है सरकार, वही इनकम क्या कहलाएगी? राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट। इतना हमको लगता है कि आप समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी हम केवल रिसिप्ट में, एक्सपेंडिचर पर बाद में चर्चा करेंगे। तो यहां लिखा हुआ है क्या? वैसी प्राप्ति जिसे वापस लौटाने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? राजस्व प्राप्ति कहलाता है। क्लियर? जैसे टैक्स, कर है यानी कि टैक्स, इसमें सरकार की परिसंपत्ति कम नहीं होती। भाई टैक्स से जो इनकम हुआ तो अच्छा था, खजाना बढ़ेगा, खजाना घटेगा क्या? परिसंपत्ति का मतलब होता है मतलब कहीं एक तरह से एसेट। तो इससे एसेट घटने वाला नहीं है, सिक्योरिटीज घटने वाला नहीं है, पैसा घटने वाला नहीं है, बल्कि क्या होता है? और बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार कर के बदले कुछ देने को बाध्य नहीं है। दैट मीन्स गवर्नमेंट हैज नॉट कंपल्सन टू रिटर्न फॉर टैक्स। टैक्स के लिए कुछ हमको लौटाना पड़ेगा कि हम किसी से टैक्स लिए हैं तो उसको हमको देना पड़ेगा, वो टैक्स को फिर वापस करना होगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए इस तरह का इनकम जितना सरकार के पास होगा तो सरकार का खजाना बढ़ेगा, परिसंपत्ति कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। लेकिन पूंजीगत प्राप्ति में क्या है? वैसी प्राप्तियां जिसे वापस लौटाने का सरकार पर दायित्व होता है, यानी जहां से लिए उसको लौटाना पड़ेगा, जो बता रहे थे लोन का। जैसे सरकार द्वारा लिए जाने वाले सार्वजनिक ऋण, कर्ज, इसमें सरकार की परिसंपत्ति कम होती है। अब भाई कर्ज कहीं से लिए तो उसको विथ इंटरेस्ट लौटाओगे तो उस समय खजाना खाली होगा, क्योंकि ऋण को वापस करना पड़ता है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयर एवं प्रतिभूतियों को बेचने से भले मौद्रिक आय प्राप्त होती है, परंतु इससे भी सरकार की परिसंपत्ति कम होती है। यानी कि ये जो अभी बताए आपको कि ये लोन जो है, डेट है, यानी कैपिटल में कौन किसको रख रहे हैं? लोन को रख रहे हैं, प्लस किसी तरह का कर्ज है, डेब्ट है, हालांकि दोनों एक ही सेंस में लिया जाता है। अब प्लस परिसंपत्ति का विक्रय, परिसंपत्ति का विक्रय, जैसे सरकार के पास जो जमीन है या सरकार का जो पब्लिक सेक्टर का जो कंपनी है उसका शेयर, नहीं सरकारी कंपनी का शेयर होता है, तो ये जब बेच देगी सरकार, भले पैसा आ जाएगा लेकिन क्या होगा? सरकार का एक तरह से एसेट कम हो जाएगा। समझ गए? जैसे लोन लेते हैं तो जिस तरह आपको रिटर्न करना पड़ता है, खजाना खाली होता है, आप एक तरह से जमीन को बेच करके, ये देखिए एक टैक्स के माध्यम से इनकम हुआ, समझ गए ना।
और जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उससे जो इनकम हुआ तो वो तो सही है, राजस्व प्राप्ति है। लेकिन हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं कि लोन, डेट या परिसंपत्ति का विक्रय, जो सरकार के का जो कुछ एसेट है, सरकारी है तो है ना, मान लो लाल किला किसका है, सरकार का है, उसको भी बेच करके सरकार कमा सकती है ना, पैसा ले सकती है ना। उसी तरह सरकार का शेयर, जैसे बीएसएनएल का शेयर हो गया, या रेलवे ने भी आप इशू कर दिया, रेलवे का शेयर है, या आपको भेल का है, कोल इंडिया का, ये सब का शेयर है, तो ये सब को बेच करके भी सरकार पैसे भले जुटा लेती है। लेकिन होता क्या है कि सरकार का एसेट कम हो जाता है। हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब भी एक तरह से क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है। क्लियर? तो एक हो गया राजस्व प्राप्ति, दूसरा क्या हो गया, पूंजीगत प्राप्ति। लेकिन ये दोनों क्या है, किस में आता है, बजट प्राप्ति में आता है। यानी बजट प्राप्ति कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार का, एक राजस्व और एक पूंजीगत। क्लियर? पॉइंट वाइज भी आपका ये क्लियर हो गया कि वैसी प्राप्ति जिसे वापस लौटाना सरकार के लिए जरूरी नहीं है, राजस्व प्राप्ति कहलाएगा, जैसे टैक्स। और जिसको वापस लौटाना जरूरी है उसे क्या कहेंगे, पूंजीगत प्राप्ति, जैसे सरकार द्वारा लिए जाने वाले सार्वजनिक ऋण। देखिए छोटा छोटा जो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, ये जो नया सिलेबस में ये नया पैटर्न जो आ रहा है उसमें है ना 10 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो वो क्या है 30 से 40 शब्द में देना है। तो आप इतना लिखिएगा ना, वैसी प्राप्तियां जिसे वापस लौटाने का सरकार पर दायित्व होता है उसे पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं, जैसे सरकार द्वारा लिए जाने वाले सार्वजनिक ऋण। इतना भी लिख दीजिएगा तो आपका आंसर लगभग हो जाएगा। चले बनेगा तो एक लाइन और लिख दीजिएगा। तो आपको छोटा छोटा टुकड़ा करके आपको बहुत सारा क्वेश्चन करके चलना होगा। इसको इंग्लिश में अगर देखें, बजट रिसिप्ट्स रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेस। जितने भी सोर्स हैं, चाहे वो सोर्स टैक्स का हो या जैसे रेलवे हो, नहीं ये सब वगैरह वगैरह, ये सबसे जो इनकम होता है वही क्या कहलाता है, बजट रिसिप्ट कहलाता है। ठीक है? और चूंकि बजट रिसिप्ट है, इसमें और तरह का रिसिप्ट होगा, उसका चर्चा आगे करेंगे। बजट रिसिप्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या है, दोज या दीज रिसिप्ट्स डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल टैक्स। यानी जहां से रिसिप्ट मिला है गवर्नमेंट को, उसको लौटाने की कोई लायबिलिटी नहीं होती है, जैसे टैक्स लौटाना नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या लिखे हैं, दीज रिसिप्ट्स क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, दीज रिसिप्ट्स क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल लोन टेकिंग बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो लोन लेती है वो एक लायबिलिटी है गवर्नमेंट के ऊपर लौटाने का, इसलिए इसको हम कैपिटल रिसिप्ट में रखेंगे। दीज रिसिप्ट्स डू नॉट काउज एनी रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ये इससे जो आ रहा है पैसा, तो इससे एसेट में कोई रिडक्शन होने वाला नहीं, कमी होने वाला नहीं है, बल्कि और क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और दीज रिसिप्ट्स काउज रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी भले आप लोन वगैरह ले करके या आपकी जो कंपनियां हैं उसको बेच करके आप पैसे जुगाड़ कर लिए, लेकिन इससे आपके एसेट में क्या आएगी, कमी आएगी। रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रिसिप्ट आएगा और नॉन टैक्स रिसिप्ट आएगा। टैक्स में तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे जीएसटी हो जाएगा। ठीक है? लेकिन नॉन टैक्स रिसिप्ट में आपका ये हो सकता है, रेलवे से जो इनकम हुआ नहीं, या कोल इंडिया वगैरह से जो इनकम हुआ, वो नॉन टैक्स रिसिप्ट में रखिएगा। और कैपिटल रिसिप्ट में है रिकवरी ऑफ लोन, यानी कि किसी को लोन सरकार दी है तो वहां से रिकवरी हो गया, वापस लोन वापस आ गया है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। लोन एंड बोरोइंग, आप ही कहीं से लोन ले लिए हैं तो वो भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। और डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, यानी कि यही जैसे कोल इंडिया का नहीं, कोल इंडिया का शेयर हो, अब बेच दीजिए। ठीक है? देखिए एक, हालांकि इस पर ज्यादा हम डिटेल पर अभी बात नहीं करेंगे, भटक जाएंगे। तो इसका अगर जो भी है सरकारी कंपनियां उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, यानी प्राइवेट को इनवाइट कर देती है, अपना हिस्सा कुछ बेच देती है, तो पैसा भले आ गया लेकिन हिस्सा भी गया ना, वो दूसरे के पास चला गया। तो इसको भी हम कैपिटल रिसिप्ट में रखेंगे। हमको लगता है कि आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। केवल जानिएगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट का एक सिंपल डेफिनेशन और कैपिटल रिसिप्ट का सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकता है।
देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, इसलिए आप लोग को अलर्ट रहना होगा। अब मान लेते हैं कि दिया हुआ है एक आपको रिसिप्ट की ही बात कर रहे हैं, जैसे कि जीएसटी है, ठीक है, फिर दे दिया रेलवे, ठीक है, फिर दे दिया आपको इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, रेलवे इनकम कर दीजिए, रेलवे का इनकम, और एक दे दिया है आपको लोन। अब पूछ देगा कि इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति कौन होगा, राजस्व प्राप्ति का एग्जाम्पल कौन है, जीएसटी है या रेलवे का इनकम या इनकम टैक्स या लोन। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तीनों जो है रियल इनकम है, क्योंकि जीएसटी से जो इनकम होगा या रेलवे से जो इनकम होगा या टैक्स से जो इनकम आया, इनकम टैक्स से, तो वो जो पैसा आया वो लौटाना नहीं है, ये लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता है, इसलिए ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। और लोन रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, तो ऐसे नहीं, इसमें तब दे देगा ऑल, क्या दे देगा ऑल, तो आपको टिक मारना है कि इसमें ऑल में। लेकिन आपसे क्वेश्चन किया जाए कि रेवेन्यू रिसिप्ट कौन नहीं है, तब आपका ऑप्शन यदि ऑल नहीं दे करके यहाँ पर लोन दिया हुआ रहे, तो आपको क्या करना है, लोन में टिक मारना है, क्योंकि लोन जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है, इसमें आता है, ठीक है। और ये तीनों किस में आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं, जो नहीं लिए हैं तो किसी माध्यम से मेरा ऑब्जेक्टिव नोट्स प्राप्त करें। आगे ये तो बजट प्राप्ति आपका हो गया। अब मैं एक ही साथ एक क्वेश्चन को और क्लियर कर लेना चाहता हूं, वो है बजट व्यय, ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। बजट व्यय, अभी मैंने बताया था कि जो सरकार का जो इनकम है, एक क्या होता है, राजस्व प्राप्ति होता है जी, रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा क्या है, पूंजीगत प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। इन दोनों को मिला करके इसका नाम क्या दे देते हैं, बजट प्राप्ति। क्या देते हैं, बजट प्राप्ति, यानी कि बजट रिसिप्ट हो गया। लेकिन इसी के साथ हमको क्या देखना है, एक बजट व्यय भी देखना है। क्या देखना है, बजट व्यय। इसमें भी दो चीज देखना है। एक क्या देखना है, जैसे राजस्व प्राप्ति है तो यहां भी होगा राजस्व व्यय, और इधर क्या होगा, पूंजीगत व्यय, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जैसे अभी हम क्या बताए, राजस्व प्राप्ति में टैक्स वगैरह को रखे थे कि क्योंकि ये इनकम जो होता है वो सरकार का रियल इनकम है, ये लौटाना नहीं पड़ता, जबकि हम लोन को किस में रखे हुए थे, पूंजीगत प्राप्ति में, क्योंकि लौटाना पड़ता है। अब यहाँ जो खर्चा जो है सरकार का, एक ऐसा खर्च होगा जिससे कोई रिटर्न्स नहीं आने वाला, जैसे पेंशन। क्या है, पेंशन, यहाँ ऊपर में भी हम चर्चा किए थे, पेंशन, ये व्यय, ये कैटेगरी का, एक कैटेगरी में रखे थे नहर सड़क का। तो ये पेंशन हुआ या छात्रवृत्ति हुआ, नहीं, ये सब ऐसा इनकम है, सॉरी एक्सपेंडिचर है, जो जिसको दिया जा रहा है वो बदले में लौटाता नहीं है। लेकिन एक ऐसा खर्च है, जैसे कि आप सड़क बना दिए, कोई नहर खुदवा दिए, या अनुसंधान पर खर्च कर दिए, नहीं, या कोई फैक्ट्री लगा दिए, तो ये सब अगर कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि सर फिर बाद में आपको रिटर्न्स मिलता है, फायदा होता है, इससे विकास भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसके बदले में कुछ रिटर्न्स आता है, इसमें कोई रिटर्न्स नहीं आता है।
तो हम देखते हैं इसके बारे में नोट्स में क्या लिखे हैं। पहले देख लीजिए, एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए जाने वाले अनुमानित व्यय, जो व्यय होता है वही बजट व्यय है। कितना सिंपल सा डेफिनेशन है। दो प्रकार का, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एकदम दिमाग में रहना चाहिए कि राजस्व व्यय में क्या आना चाहिए, पेंशन। क्या आना चाहिए, पेंशन। कौन, ब्रैकेट में करते हैं, वृद्धा पेंशन। और पूंजीगत व्यय में क्या आएगा, जैसे सड़क पर व्यय, सड़क, नहर, ये सब जो कर रहे हैं तो सब पूंजीगत व्यय में आएगा। तो वैसा व्यय जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता है। बताओ, वृद्धा पेंशन दे दोगे, कौन सा एसेट, वो तो बूढ़ा आदमी है। हालांकि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बूढ़े का सहारा हम लोग नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। लेकिन एक इकोनॉमिकल टर्म में आप देखिए कि बूढ़े आदमी के पीछे पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन क्या बूढ़ा कोई काम करने में सक्षम है? अब क्या वो ड्यूटी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी सरकार पैसे देती है। हाँ, अगर बूढ़े आदमी बदले में, उस पेंशन के बदले में अगर रस्सी बांट के दे दे, कुछ और छोटा मोटा काम करके दे दे, तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये राजस्व व्यय नहीं है, क्योंकि वृद्धा पेंशन उसको मिलता है, बदले में वो भी कुछ करके सरकार को दे रहा है। लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं होता है, आप सबों को भी पता है। तो ऐसा व्यय जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का यानी एसेट का निर्माण नहीं करता हो, राजस्व व्यय कहलाता है। जैसे सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति आदि दिया जाना। इसके अलावा प्रशासनिक संचालन, हम केवल वृद्धा पेंशन की बात नहीं कर सकते। प्रशासनिक संचालन, सामान्य सेवाएं, प्रशासनिक संचालन जैसे होता है ना, आप देखिए पीसीआर वगैरह घूमते रहता है, पीसीआर वैन वगैरह जो होता है, थाना, पुलिस, ये सब जो है, तो ये सब भी जरूरी है, ये सब भी खर्च करना पड़ता है। लेकिन ये सब से कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। किसी जगह, किसी शहर में हम 10 पीसीआर वैन रन करवा रहे हैं, तो वो कुछ, उससे कोई अर्निंग नहीं होता, बल्कि उस पर केवल खर्च होता है। समझ गए? तो ऐसे व्यय को हम राजस्व व्यय कहेंगे, क्योंकि इससे कुछ रिटर्न आने वाला नहीं है। फिर भी जरूरी होता है शांति के लिए। राजस्व पे सरकार के देयता को कम नहीं करता, यानी जिसको पेंशन मिलता है तो ऐसा नहीं कि इस महीने में दे दिए तो अब अगले महीने में नहीं देना पड़ेगा, हर महीने में देना पड़ता है। और तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो बूढ़ों की तादाद भी बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये कम होगा, बल्कि और बढ़ेगा। राजस्व व्यय गैर विकासात्मक व्यय माना जाता है। ये सब बताइए ना, ये सब पर जो खर्च होता है तो इससे किसी तरह विकास नहीं होता, इसलिए इसको हम गैर विकासात्मक बोलते हैं। याद रखिएगा, किस व्यय को गैर विकासात्मक कहते हैं? राजस्व व्यय को। या गैर विकासात्मक व्यय में कौन कौन आएगा, यही सब एग्जाम्पल आएगा। पूंजीगत व्यय, वैसा व्यय जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करता हो, पूंजीगत व्यय कहलाता है। जैसे सरकार द्वारा किसी घरेलू या विदेशी एमएनसीज का शेयर खरीदना। एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे रिलायंस, क्या जी, रिलायंस, टाटा, तो ये सब जो है मल्टीनेशनल कंपनी है। वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो जैसे एप्पल, नहीं, तो ये सब कंपनियां हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है। जिस कंपनी का ब्रांच कई देशों में हो वो मल्टीनेशनल है। एक नेशनल कंपनी होता है जो देश तक ही रहता है। पूंजीगत पदार्थों, कोई भी पूंजीगत पदार्थ, महंगा चीज बना दिए, सड़क बना दिए, भवन बना दिए, मशीनों बना दिए, ये सब का निर्माण करना क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय कहलाता है। पूंजीगत व्यय सरकार की देयता को कम नहीं करता है, कम करता है। पूंजीगत व्यय सरकार की देयता को कम करता है, यानी कि कहने का यहाँ तात्पर्य है कि किसी कंपनी का हम जैसे शेयर खरीद लिए, तो खरीद लिए एक बार, वो हो गया कंपनी हमारा, फिर से उसी कंपनी को दोबारा खरीदना होगा? नहीं खरीदना होगा, हम फिर अलग कंपनी को खरीदेंगे, लेकिन उस कंपनी को नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन इसमें देयता कम नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस बूढ़े को हम पैसा दिए इस महीने में, जनवरी में या दिसंबर में, उसको हमको फिर जनवरी में देना होगा, फिर फरवरी में देना होगा, तो उसी को देना पड़ता है। यहाँ बार बार नहीं करना पड़ता है। पूंजीगत व्यय को विकासात्मक व्यय भी माना जाता है, यानी ये सब जब करते हैं तो विकास होगा, और ये सब करते हैं तो विकास नहीं होगा। अब इसके साथ हम इंग्लिश भी देख लेते हैं। बजट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे। बजट एक्सपेंडिचर
refers to the estimated expenditure of the government during a financial year। एक साल में जो गवर्नमेंट खर्च करती है वही बजट एक्सपेंडिचर है, जिसमें एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय, ये हो गया पूंजीगत व्यय। देखिए क्या लिखे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डू नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट। नहीं, पेंशन जो बताए कि पेंशन पर जो होगा खर्च, स्कॉलरशिप पर जो खर्च होगा या एडमिनिस्ट्रेशन पर जो खर्च होगा, ये सब खर्च हो रहा है, इससे कुछ एसेट बनने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप यहाँ लिखा हुआ है। दीज एक्सपेंडिचर डू नॉट काउज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कोई लाइबिलिटी घटने वाला नहीं है। जिसको पेंशन दी इस महीने अगले महीने भी देना है, स्कॉलरशिप जिसको दी है उसको देना ही है। इट ऑल्सो नोन एज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। एकदम साथ ही साथ है, आप यहां से भी मिला सकते हैं, गैर विकासात्मक यानी कि नॉन डेवलपमेंटल। ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। ये करोगे तो एसेट बनेगा नहीं, परिसंपत्ति का निर्माण होगा, एसेट क्रिएशन होगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स ऑफ द डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट, मेकिंग रोड बिल्डिंग, ये सब अगर सरकार करती है तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। दीज एक्सपेंडिचर काउजेज रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक बार कर दीजिएगा तो लाइबिलिटी आपका घटेगा ही, क्योंकि मान लेते बिल्डिंग बना दी, जिसका भी बना दिए तो फिर वो बिल्डिंग नहीं बनाना होगा। इट ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है ही, विकासात्मक व्यय डेवलपमेंटल। तो राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय के बाद हम लोग देखेंगे एक अलग तरह का सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। सिंपल सा इसमें जानना है कि वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ही एक्सपेंडिचर जो सबों के लिए हो। सार्वजनिक मतलब सबों के लिए, सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाने वाला व्यय सार्वजनिक व्यय कहलाता है। यानी एक ऐसा खर्च जो सबके काम में आने वाला हो, जैसे आप सड़क बना दो, नहीं पानी की व्यवस्था कर दो, बिजली की व्यवस्था कर दो, ये सब के लिए। ठीक है, तो इन सब चीजों पर जो खर्च होता है वही सार्वजनिक व्यय कहलाता है। लेकिन इस व्यय को भी दो कैटेगरी में रखा गया है। एक हो गया विकासात्मक, गैर विकासात्मक, एक योजना और गैर योजना। एक विकासात्मक व्यय, गैर विकासात्मक व्यय, और एक योजना व्यय और गैर योजना व्यय। इसको डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, इसको प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब देखिए विकासात्मक व्यय क्या है, यानी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, विकासात्मक व्यय यानी वैसा व्यय जो देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास से सीधा संबंध रखता हो। यानी कि व्यय होगा, खर्च होगा और सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। तो सामाजिक आर्थिक विकास कौन से व्यय से होगा, तो इसमें एग्जाम्पल में रखे हैं, जैसे कृषि पर खर्च हो, उद्योग धंधों पर खर्च हो, शिक्षा पर खर्च हो यानी व्यय हो, स्वास्थ्य पर, वैज्ञानिक अनुसंधान पर, ये सब पर जो व्यय होगा उससे क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। ठीक है। और इधर लिखे वैसा व्यय जो देश के विकास कार्यक्रमों के साथ सीधा संबंध नहीं रखता, यानी कि सरकार खर्च करेगी विकास नहीं होगा। जैसे पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर, चुनाव पर, वृद्धा पेंशन पर, ये सब पर खर्च से कोई विकास होने वाला नहीं है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि पुलिस, सेना, कानून को बनाए रखना ये सब भी जरूरी है, लेकिन आदमी अगर देश में अमन चैन से रहे, पड़ोसी भी शांति से रहे, तो हमको इनकी जरूरत कम पड़ेगी। राजनीतिक दल भी सही ढंग से काम करे तो चुनाव भी कम करने की संभावना होगी, कम करवाने की संभावना होगी। तो ये सब अगर जितना कम से कम करना पड़े तो वो पैसा क्या होगा, बचेगा। ये अगर कम होगा तो पैसा क्या होगा, बचेगा, और उस पैसे को हम कहाँ ले जाएंगे, इन सब चीजों पर ले जाएंगे, तो विकास होगा। बताइए ना, ये पुलिस पर,
सेना पर, इस पर पैसा खर्च जो हो रहा है, इससे क्या विकास होता है? देखिए अभी चीन के कारण, पाकिस्तान के कारण बॉर्डर पर ढेर सारे जवानों को तैनात किया गया है। जरूरी है, सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन अगर चीन कुछ गड़बड़ नहीं करता, पाकिस्तान कुछ गड़बड़ नहीं करता, तो ये रखने की जरूरत नहीं होती। इस पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो नहीं होते, और ये आदमी कष्ट में भी रह रहा है, उसी को इसमें एंगेज करते, यहां लगाते तो क्या होता, किसी उद्योग में काम कर रहा है या कृषि क्षेत्र में है या अनुसंधान वगैरह में लगा हुआ है, तो ये सब में, बिजली में, बैंक में, रेलवे में, ये सब में काम कर रहा है, तो उसी के कमाई से उसको वेतन दे देंगे। समझ रहे हैं ना? यानी इन जैसे इन लोग इसमें जो जो जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं के कमाई से इनको वेतन मिल जाता है, लेकिन इनके कमाई से इनको वेतन नहीं मिल पाता है। ये सब पर खर्च हम लोग के टैक्स के पैसे से होता है। लेकिन कोई उद्योग में काम कर रहा है, कोई स्वास्थ्य में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, ये सब जो काम कर रहा है, तो उसको हमारे टैक्स के पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका काम ही ऐसा होता है कि इसके काम को दूसरे लोग यूज करते हैं और बदले में पेमेंट करते हैं। सरकार को भी फायदा हो जाता है, साथ साथ इसमें काम करने वाले लोगों को भी उसी से वेतन दिया जाता है। अभी देखिए सेना के लिए राफेल विमान खरीदा गया। एक एक विमान का दाम लगभग 1600 करोड़ रुपया, एक एक विमान का दाम। टैंक है, मिसाइल है, तोप है, इन सब चीजों की खरीद करनी पड़ती है। क्या होता है इससे? कोई विकास होगा, कोई तरक्की होगा? नहीं होगा, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। यही इसकी जरूरत नहीं पड़ती तो हम ये पैसे इधर लगाते तो विकास होता। उसके बाद है योजना व्यय और गैर योजना व्यय। तो देखिए हमारे यहाँ एक 5 ईयर्स प्लान चलता है। एक्चुअली इसमें इसलिए थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बना रहे थे तो वो थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर से बनाना पड़ रहा है। तो उसमें जो मैं बता रहा था तो ये सब उसमें चर्चा किया हुआ था, तो इसलिए आपको कुछ कुछ लिखा हुआ मिल रहा है। तो एक 5 साल की योजना बनती है, एक बजट बनता है। जो बड़ा काम सरकार को करना होता है, जैसे कोई ऐसा काम है जैसे एक नहर बनाना है, और नहर बनाना है तो नहर मान लेते हैं कि बहुत बड़ा नहर है, एक पूरे जिला को जोड़ने वाला है, तो 1 साल में ये नहीं पूरा होने वाला है। तो ऐसे प्लान को इसमें बजट में नहीं रखा जाएगा, उसको किस में रखा जाएगा? 5 ईयर्स प्लान में रखा जाएगा। इसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो बड़े बड़े कामों को पंचवर्षीय योजना में रखा जाता है, जिसको योजना व्यय कहेंगे। और जो छोटा मोटा रहता है, जिसको 1 साल में कंप्लीट किया जा सकता है, उसको बजट में रखेंगे, और बजट वाला पैसा गैर योजना व्यय कहलाता है। तो वैसा व्यय जिसका पंचवर्षीय योजनाओं में प्रावधान हो उसको क्या कहेंगे? योजना व्यय कहेंगे। और जिनका पंचवर्षीय योजना में प्रावधान नहीं होगा उससे गैर योजना व्यय कहेंगे। उदाहरण के लिए सिंचाई, नहर, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब पर अगर लंबा प्लानिंग है, जैसे मान लेते हैं कि सरकार की प्लान हो कि हम सबको एजुकेशन दें, तो ये 1 साल में नहीं हो सकता है, इसके लिए कई वर्ष लगेंगे, तो इसको 5 ईयर्स प्लान में रखा जाएगा। और मान लेते हैं कि कोई छोटा मोटा काम है, कि मान लेते हैं कि आपको कुआं, हर गांव में 10 कुआं खुदवाना है, 10-10 चापाकल लगवाना है, ऐसा कुछ काम है, तो ये 1 साल में पूरा हो सकता है, इसको हम गैर योजना व्यय में रख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो योजना व्यय है, यानी पंचवर्षीय योजना वाला जो चीज है, वो अब पंचवर्षीय योजना नहीं चलता है। पंचवर्षीय योजना की जगह आ गया है नीति आयोग। ठीक है, अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक चला, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना था। अब वो खत्म कर दिया गया, उसकी जगह क्या आ गया है? नीति आयोग हो गया। हालांकि पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग लगभग एक ही जैसा है। ये पूरा केंद्र के द्वारा चलाया जाता था पंचवर्षीय योजना को, लेकिन नीति आयोग में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी शामिल है। खैर कोई बात नहीं, ये जानिए जिसका पंचवर्षीय योजना में उल्लेख रहता है जिस व्यय का, वो योजना व्यय है। जिसका पंचवर्षीय योजना में उल्लेख नहीं होता बल्कि बजट में होता है, वो गैर योजना व्यय कहलाता है। इसको अगर इंग्लिश में भी देखना चाहेंगे तो देख लें। पहले डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और पब्लिक एक्सपेंडिचर,
है ना। तो द एक्सपेंडिचर मेड फॉर द पीपुल ऑफ द कंट्री बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो लोगों के लिए खर्च किया जाता है वही पब्लिक एक्सपेंडिचर है। ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल में रखेंगे, साथ साथ प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में 2 कैटेगरी में रखेंगे। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर यानी कि विकासात्मक व्यय जो अभी बता रहे थे, ये डेवलपमेंटल है, ये नॉन डेवलपमेंटल है। तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच कीप्स डायरेक्ट रिलेशन विथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से सीधा संबंध रखता हो वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। और जिसका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से कोई संबंध नहीं हो वो नॉन डेवलपमेंटल कहलाएगा। इसमें जैसे आपको इंडस्ट्रीज, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब पर जो खर्च होता है सबसे डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसमें क्या रखें, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लाइक पुलिस, डिफेंस, एडमिशन फॉर द जस्टिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ETC, इवन आप इलेक्शन वगैरह को भी इसी में रख सकते हैं। तो ये सब से कोई डेवलपमेंट होने वाला नहीं है, ये नॉन प्लान डेवलपमेंट कहलाता है। अब है प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। 5 ईयर्स प्लान अभी हम बताए, 5 ईयर्स प्लान में जिसका जिक्र होगा वो प्लान एक्सपेंडिचर कहलाएगा, यानी 5 ईयर्स प्लान यानी पंचवर्षीय योजना। तो जिसका पंचवर्षीय योजना में जिक्र है वो प्लान एक्सपेंडिचर है, और जो पंचवर्षीय योजना में जिसका जिक्र नहीं है, यानी 5 ईयर्स प्लान में जो एक्सपेंडिचर नहीं आता है, जो बजट में आता है, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब आएगा। और इसमें आएगा एजुकेशन, हेल्थ, इसमें भी आएगा। मेनली जानिएगा, देखिए प्लान 5 ईयर्स प्लान में जो आता है, जो बिग वर्क होता है, नहीं बड़ा बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है वो इसमें आता है, जो कि 1 साल में कंप्लीट नहीं हो सकता है। और जो 1 साल में कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा सा स्मॉल प्रोजेक्ट जो रहता है वो सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है। तो ये था आपका प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो हम लोग आज क्या पढ़े, आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्या, बजटीय घाटा तो पूछने वाला नहीं है, ये जान जाइए। और थोड़ा सा अगर इसके जिक्र भी करना चाहते तो ये जानिए कि जैसे बजट में क्या होता है, एक आय होता है और एक व्यय होता है। आय को हम बजट प्राप्ति कह सकते हैं, इधर बजट व्यय कह सकते हैं। यदि बजट व्यय यानी खर्च सरकार का ज़्यादा हो, आय कम हो, तो घाटा होगा, उसको बजटीय घाटा कहेंगे। देखिए बजटीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल आय। ये 3 प्रकार का हो, एक राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, एक राजकोषीय घाटा, एक प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट। तो जैसे राजस्व घाटा है तो हम लोग पढ़े थे ना, एक राजस्व प्राप्ति होता है, एक राजस्व आय होता है। देखिए राजस्व आय है ना, ये राजस्व प्राप्ति, एक राजस्व व्यय है। तो यदि व्यय ही ज़्यादा हो गया राजस्व आय से, देखिए राजस्व प्राप्ति है ना, राजस्व प्राप्ति, इधर आप पढ़े ना राजस्व व्यय। उसी तरह से एक पूंजीगत व्यय होता है, तो इधर आपको पूंजीगत आय भी होगा, है ना। पूंजीगत आय यानी पूंजीगत प्राप्ति एक ही चीज है। तो जैसे राजस्व आय होता है वैसे राजस्व व्यय भी होता है, यानी व्यय ही ज्यादा हो जाए आय से तो राजस्व घाटा हो जाएगा। फिर आपका राजकोषीय घाटा है, तो कुल राजस्व, कुल सरकारी व्यय, तो कुल सरकारी व्यय में मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। और इधर कुल सरकारी प्राप्ति, इसमें खाली आपको लेना है प्राप्ति, है ना। तो इसमें 2 तरह प्राप्ति होता है, प्राप्ति 2 तरह का होता है, बताए ही थे कौन कौन, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट को खाली रखना है, कैपिटल रिसिप्ट में तो लोन आता है जिसको छोड़ देना है, समझ गए। इसका एग्जांपल बता रहे थे, जैसे कि आपका एक्सपेंडिचर है 5 लाख, कितना है 5 लाख है, और उसमें ये 5 लाख आया कहाँ से, तो 3 लाख हमको टैक्स से आ गया, जो कि क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। और 2 लाख हमारा हो गया ये ऋण, लोन हो गया,
जो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। तो कैपिटल रिसिप्ट को छोड़ देना है, खाली रेवेन्यू रिसिप्ट को लेके चलना है। तो स्वाभाविक है रेवेन्यू रिसिप्ट कम हो जाएगा यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर से, यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा रिसिप्ट कम, तो जो डिफरेंस है वही राजकोषीय घाटा है। अब प्राथमिक घाटा है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए राजकोषीय घाटे से सभी प्रकार के ब्याज की देनदारी को घटा दिया जाता है। जैसे आपको आपको राजकोषीय घाटा कितना होगा, 5 लाख खर्च था, इनकम रियल में 3 ही लाख था, रेवेन्यू रिसिप्ट 2 लाख, तो कैपिटल रिसिप्ट था, तो लोन था, उसको छोड़ ही देना, तो वही 2 लाख घाटा हुआ। तो राजकोषीय घाटा कितना है, 2 लाख, और 1 लाख हो जाएगा, आप मान लेते हैं साल भर में ब्याज हो गया, तो टोटल कितना हो गया 3 लाख। उसमें आप भुगतान कर दिए 0.5 लाख, आधा लाख, तो बचा कितना 2.5 लाख। तो पहले तो 2 लाख का घाटा था, बढ़ के कितना हो गया 2.5 लाख का घाटा। इसका मतलब प्राथमिक घाटा बढ़ गया। लेकिन ये 2 1 3 होता है, 2 लाख राजकोषीय घाटा था, 1 लाख ब्याज हो जाए, तीनों मिलाकर के 3 लाख हो जाए। उसमें हम भुगतान कर दें कितना, मान लेते हैं कि 1.5 लाख का भुगतान कर दें, तब कितना बचेगा 1.5 लाख बचेगा। तो 1.5 लाख जो बचा, तो इसका मतलब पहले 2 लाख था, घट करके क्या हो गया 1.5 लाख हो गया, यानी प्राथमिक घाटा घट गया। तो प्राथमिक घाटा घटना चाहिए, यानी जितना ब्याज हो, अगर 1 लाख ब्याज हुआ तो उससे ज़्यादा अगर हम भुगतान करेंगे तो प्राथमिक घाटा घटेगा। लेकिन ब्याज 1 लाख हो रहा है और भुगतान हम आधा लाख कर रहे हैं, तो इसका मतलब और ये बढ़ेगा। तो ये बढ़ना ठीक बात नहीं है। प्राथमिक घाटे महत्वपूर्ण हो गया है अभी के समय में, पिछले कुछ वर्षों से प्राथमिक घाटे महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे का माप करता है। इसी से पता चलता है कि सरकार घाटे में जा रही क्या जा रही। अब जितना ये था घट गया, अगर ब्याज का ज़्यादा भुगतान कर देंगे तब तो स्थिति अच्छी हो रही है, लेकिन ब्याज का भी भुगतान नहीं कर पाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। और इससे क्या लगेगा कि सरकार जो है या देश जो है ऋण के जाल में फंस रही है, तो ये ठीक बात नहीं है। उसके बाद राजकोषीय घाटे का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई कोई भी घाटा हो उसका अच्छा भी प्रभाव पड़ेगा, खराब भी पड़ेगा। अच्छा में क्या रखे हैं, मंदी का निदान। अगर सुस्ती आ गया, चीज़ें बिक नहीं रही है, माल कम हो गया है, माल का डिमांड नहीं हो रहा है, जिसके कारण उत्पादक उत्पादन घटा रहा है, रोजगार भी घटा रहा है, तो वहाँ पर ये फायदा कर जाएगा। खर्च ज़्यादा होगा, यानी आय से ज़्यादा व्यय होगा, खर्च ज़्यादा सरकार करेगी, यानी पैसा ज़्यादा आएगा। पैसा ज़्यादा आएगा तो लोगों के द्वारा खर्च ज़्यादा होगा, खर्च ज़्यादा होगा तो मांग होगा, मांग होगा तो उस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाएगा, उत्पादन होगा स्वाभाविक है, रोजगार भी होगा, आय भी बढ़ेगा। तो ये सब दूर हो जाएगा। इसलिए देखें ना, आय दूर होगा, रोजगार दूर होगा, आय बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और उत्पादन क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। तो इसका ये पॉजिटिव इफेक्ट है। लेकिन नेगेटिव क्या है, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी, यानी कीमत स्तर बढ़ेगा। कीमत स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है ना, घाटा उठा करके, यानी आय से ज़्यादा व्यय कर रही है, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा तो मांग बढ़ेगा, तो कीमत भी बढ़ेगा ना, यानी मुद्रास्फीति बढ़ेगा। और जब कीमत बढ़ता है तो लोगों का बचत करने की क्षमता घटती है। बचत नहीं होगा तो निवेश क्या होगा, क्योंकि S बराबर I होता है, आप लोग पढ़े ही हैं। और इसके बाद तो ये हम बता ही दिए हैं, बजट प्राप्ति 2 तरह का, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। उसके बाद आपको बता दिए बजट व्यय, नहीं, जिसमें 2 है, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। फिर सार्वजनिक व्यय है, जिसमें विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक, साथ ही साथ योजना व्यय और गैर योजना व्यय। तो ये हम लोग का बजट आज कंप्लीट हो गया है। ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा। विकासात्मक व्यय किसे कहते हैं, तो पहला लाइन वैसा व्यय जिससे देश का सामाजिक आर्थिक विकास हो, विकासात्मक व्यय है। जिससे देश का सामाजिक आर्थिक विकास न हो, गैर विकासात्मक व्यय है। जिसका जिक्र पंचवर्षीय योजना में हो, योजना व्यय है। जिस व्यय का जिक्र पंचवर्षीय योजना में नहीं हो, वो गैर योजना व्यय है। तो इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन आप करिए। 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो काम करेगा। और अगले वीडियो में हम आएंगे नए टॉपिक के साथ, टैक्स। इससे 2020 में नहीं पूछा था सवाल, इसलिए टैक्स इस बार इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। एक ही पेज में कंप्लीट है, 5 प्रकार का टैक्स है, और इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो इसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को शेयर करेंगे। और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।